इस किसान महापंचायत के मंच पर मौजूद देश के तमाम चर्चित किसान नेता हमारे बीच में मेधा पाटकर जी हैं, सुनीलन जी हैं, किसान महासभा के कॉमरेड रुल्दू सिंह, कॉमरेड राजाराम सिंह से लेकर के तमाम देश भर के नेता कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं। अशोक ढावले जी भी आए हैं और भी नेता आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये महज एक संगठन का सम्मेलन नहीं है, ये एक आंदोलन का एक महासम्मेलन आज बिहार में रोहतास में आयोजित हो रहा है। और इस आंदोलन के सम्मेलन में किसान आंदोलन अब देश में राष्ट्रीय आंदोलन है। वो किसी एक गांव का अब नहीं है, किसी एक जिले का नहीं है। वो देश में जैसे मजदूरों का आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन है, जैसे छात्रों का आंदोलन पूरे राष्ट्रीय चेहरा लेकर के सामने आता है, नौजवानों का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, आज किसानों का आंदोलन भी। मुद्दे कुछ अलग अलग है, हर जगह स्थितियां एक जैसी नहीं है, लेकिन आज देश में किसान आंदोलन भी, जैसे आजादी के आंदोलन के दौर में बुनियादी तौर पर आजादी का आंदोलन हमारे किसानों का ही आंदोलन था। 1857 का विद्रोह किसानों का विद्रोह था। सारे बड़े बड़े आदिवासी विद्रोह किसानों के विद्रोह थे। आज फिर देश में लोकतंत्र की लड़ाई में, संविधान रक्षा की लड़ाई में, फांसीवाद से, इस हिटलर शाही से हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाने के संघर्ष में किसान आंदोलन सबसे बड़ी राष्ट्रीय ताकत है। और आज इस महासम्मेलन के मौके पर सबसे पहले मैं पार्टी की तरफ से आप तमाम साथियों को, जो आप इसका आयोजन किए हैं, जो आप यहाँ शिरकत कर रहे हैं, आप सबको मैं क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूँ। और जैसे राजाराम जी ने अभी कहा, जैसे रुल्दू जी ने कहा कि हम उस मोड़ पर है, उस मोड़ पर है। दिल्ली वाला आंदोलन, जैसे जो दिल्ली में मोर्चे लगे थे, लोग उसको कहते थे कि दिल्ली वाला आंदोलन। हमने कहा कि भाई कोई राष्ट्रीय आंदोलन तो महज दिल्ली वाला हो नहीं सकता। ये निश्चित तौर पर बात थी कि दिल्ली के सरहद पर तीन वो बॉर्डर में कैंप लगे हुए थे, दिल्ली में ही हमारे साथी डटे हुए थे। दिल्ली की गद्दी को, दिल्ली के सुल्तानत को झुकाने का उन्होंने काम किया। लेकिन वाकई अगर उस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनना है तो बिहार को सबसे पहले, बार बार लोग कहते हैं कि जब बिहार में कोई आंदोलन जोड़ पकड़ लेता है तब वो आंदोलन वाकई राष्ट्रीय बन जाता है हिंदुस्तान के अंदर। और इसीलिए हम अब उस मोड़ पर हैं कि जिस आंदोलन को मोदी जी ने कहा कि दिल्ली वाला आंदोलन है, मोदी जी ने कहा कि ये धनी किसानों का आंदोलन है, ये पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाते पीते किसानों का आंदोलन है, ये गरीब किसानों का आंदोलन नहीं है, ये भूमिहीन किसानों का आंदोलन नहीं है, ये छोटे किसानों का, मझोले किसानों का आंदोलन नहीं है। अचानक लगा कि मोदी जी शायद छोटे किसानों के, भूमिहीन किसानों के इतने बड़े हितैषी हो गए हैं। जो सबसे बड़े अदानी अंबानी के हितैषी है, वो लगातार छोटे किसान, भूमिहीन किसान, गरीब किसान की बात करते रहे। तो अब बिहार में जब यह आंदोलन आगे बढ़ेगा तो बिहार ये मोदी जी को बता देगा, ये राष्ट्रीय किसान आंदोलन आज हिंदुस्तान में सबसे पहले गरीब भूमिहीन किसानों का आंदोलन है, सबसे पहले छोटे किसानों का आंदोलन है, उन बटेदारों का आंदोलन है जिनके पास, जो खेती करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन आज तक उनको खेती करने का जो हक है उसका प्रमाण भी नहीं मिला, उनका पंजीकरण तक नहीं हुआ इस बिहार के अंदर। उन तमाम वंचित किसानों का, उन तमाम कमजोर किसानों का, उन तमाम इस देश के अंदर जो संघर्षशील किसानों का ये आंदोलन है, ये बताने का अब समय आ गया है। साथियों, इस आंदोलन में जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया था कि 3 कानून सबसे पहले वापस हो। वो 3 कानून वापस हुए और ये किसानों के पास, आदिवासियों के पास ये ताकत है इस बार अपने कानूनों को वापस कराया। मोदी जी जब सत्ता में 2014 में आए थे तब भी एक कानून लाना चाहते थे। वो कानून था कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ इस देश में
उस सिंगूर नंदीग्राम वाले दौर से जो पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन हुआ, कलिंग नगर के बाद आंदोलन हुआ, और उस आंदोलनों के बल पर कम से कम कुछ बातें तय हुई थी कि कहीं अगर कोई भूमि अधिग्रहण होता है तो भूमि अधिग्रहण बिना किसानों से बात किए, बिना जो कहीं भी कोई विस्थापन अगर होता है, बिना पुनर्वास का इंतजाम किए, बिना मुआवजे का इंतजाम किए, ये संभव नहीं है। और इस देश में किसानों को, विस्थापितों को उनके पुनर्वास का इंतजाम हो, उनको ठीक से मुआवजा मिले, न सिर्फ बल्कि कहीं भी भूमि अधिग्रहण होने से जिन लोगों की आजीविका प्रभावित होती है, जिनकी रोजी रोटी चली जाती है, उन तमाम लोगों को उस जमीन पर, उस भूमि पर निर्भर तमाम लोगों को, मजदूरों को भी मुआवजा मिले, ये प्रावधान देश में कानून में बना 2013 में। उस समय भी हिंदुस्तान के किसानों ने, आदिवासियों ने पहले जीत हासिल की थी, उस ऑर्डिनेंस को उन्होंने कूड़ेदान में फेंका था। अब ये 3 कानून भी कूड़ेदान में गए, लेकिन हम सब लोग जानते हैं ये बहुत शातिर लोग हैं, ये बहुत घमंडी लोग हैं, अहंकारी अत्याचारी सरकार है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि चलो ठीक है, चुनाव था, चुनाव से पहले यूपी का चुनाव जीतना था, तो 2017 में यूपी का चुनाव जीतने के लिए उससे पहले उन्होंने नोटबंदी कर दी थी। 2022 में यूपी चुनाव जीतने के लिए उन्होंने दोनों तरह के हथकंडे अपनाए। लखीमपुर खीरी में पूरे खून खराबा, दमन का रास्ता भी लिया, और फिर चुनाव से ठीक पहले 3 कानून को वापस करके किसानों को थोड़ा ठंडा करने की भी उन्होंने कोशिश की, और चुनाव उन्होंने जीत लिया। और चुनाव जीतने के बाद फिर उनकी कोशिश है कि हम चोर दरवाजे से किसी तरीके से हम इन चीजों को लागू कर दें। वो अदानी अंबानी की सरकार है। आपको पता है कि मोदी जी के परम मित्र गौतम अदानी, मोदी जी का जन्मदिन था 17 दिसंबर, जिसको हमारे देश के नौजवान बेरोजगारी दिवस के रूप में आजकल मनाते हैं। और 17 दिसंबर से ठीक एक दिन पहले 16 सितंबर को खबर आई कि गौतम अदानी अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी बन गए, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े, और थोड़ी देर बाद दूसरे से वो तीसरे नंबर पर आ गए। लेकिन ये जो अदानी, जिनका नाम भी शायद हम लोग कुछ दिन पहले तक नहीं जानते थे, आज अगर दुनिया के इतने बड़े अमीर आदमी बन गए, ये मोदी सरकार के बदौलत है। मोदी सरकार के सारे बैंक, उनके सारे पैसे, उनके सारी नीतियां, उनके सारे कानून इनके फायदे के लिए बनाए जाते हैं, और हमारे राशन के अधिकार को कहते हैं कि हम फ्री में थोड़ी रेवड़ी बांटने के लिए आए हैं, हम तो आपको सब हर चीज के लिए आप कीमत अदा करनी होगी। तो ये अदानी अंबानी की जो सरकार है, उसकी पूरी कोशिश है कि हम दूसरे तरीके से ये किसान की जो खेती है उसको कब्जा कर लें। हम पूरे देश के हर चीज को कब्जा कर रहे हैं, कल कारखाने देश के पूरे, आप देख लीजिए, सड़क से लेके, बंदरगाह से लेके, हवाई अड्डे से लेकर के, ट्रेन से लेकर, सब कुछ कब्जा करके इस देश में जो हम लोगों के खून पसीने से, और रेलवे तो आजादी के बाद नहीं, उससे पहले से 150 साल हो गया रेलवे के बनते हुए, वो सब चीज अब हड़पने की तैयारी में है। इसीलिए हमारे सामने ये लंबी लड़ाई है, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ वो 3 कानूनों की वापसी के लिए नहीं थी, जैसे अभी रुल्लू जी ने भी कहा कि हमारी लड़ाई तो इंकलाब के लिए है, इस समाज को बदलने के लिए, और इस देश के सच मायने में जो संपदा उत्पादन करने वाले, देश को बनाने वाले, चलाने वाले जो किसान है, मजदूर हैं, देश के मेहनतकश है, उनके हाथ में सत्ता लाने के लिए, उनको इस देश में पूरा अधिकार देने के लिए ये लड़ाई है। इसीलिए इस लड़ाई को आगे तेज करना है। 2-3 मुख्य मांगे अभी हमारे सामने हैं। किसानों ने कोई मैक्सिमम नहीं मांगा था, किसानों की मांग है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम, जिसके बगैर हम चल नहीं सकते, न्यूनतम हमें समर्थन मूल्य चाहिए। और एक कमीशन ने कह दिया, स्वामीनाथन आयोग ने कह दिया कि आज जो खेती में लागत बढ़ रही है, तो न्यूनतम का भी मतलब ये होना चाहिए कि जितनी लागत है उससे 1.5 गुनी कीमत किसान को मिलनी चाहिए।
इस देश में मजदूर भी, उनके लिए भी है मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी कानून है, लागू नहीं होता। और न्यूनतम को महंगाई तो मैक्सिमम, महंगाई के लिए कोई मिनिमम नहीं है, उसमें कीमतें बढ़ रही है मैक्सिमम, वो आसमान छू रही है। और हम जब मिनिमम की बात करते हैं मजदूर और किसान, मिनिमम वेज और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हमारे मिनिमम को भी सरकार ठुकरा देती है। और अभी इसीलिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पर बात हुई थी कि कमेटी बनेगी, और जिस कमेटी में किसान के नेता होंगे, नुमाइंदे होंगे, और जिससे गारंटी होगी कि इस देश में, क्योंकि कमेटी बना देने से और कोई तय कर देने से फार्मूला नहीं होने वाला है, गारंटी हमें चाहिए कि अगर इस देश में किसान को अगर कहीं फसल की सही कीमत नहीं मिली, उसके लिए जिम्मेदार ठहराना होगा, सजा मिलनी होगी। न्यूनतम मजदूरी अगर किसी को नहीं मिली मजदूर को, उसके लिए गारंटी का इंतजाम आपको करना होगा। तो गारंटी शुदा हम चाहते थे कि हमें इस अधिकार मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन अभी किसानों के साथ धोखा हुआ, नकली कमेटी, फर्जी कमेटी बनी, जिसमें कोई किसान के नुमाइंदे अब नहीं है, और हमारे आंदोलन ने भी इनकार कर दिया कि हम इस किसानों को धोखा देने की जो सरकार की कसरत है, हम इसको ठुकराते हैं। तो आज हमारे सामने ये लड़ाई है कि बिहार में एमएसपी मिले, पूरे देश में लोगों को एमएसपी मिले, हर किसान को मिले, हर मौसम में मिले, हर फसल के लिए मिले। कुछ खास किसानों को कुछ खास फसल के लिए कभी कभार नहीं, हमेशा मिले। और ये अगर हमें मिलेगा, अगर ये एमएसपी की गारंटी होगी, तो तब आप देख रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई किसान को अगर ज्यादा मिलेगी कीमत, तब तो महंगाई भी बढ़ेगी, तब तो इस देश में खाना पीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तब तो गरीबों को बड़ा खतरा है, तब तो गरीब इसमें कैसे जिएंगे। तो ये एक नकली लड़ाई किसान और गरीबों के बीच में, एक नकली अंतर विरोध पैदा करने की कोशिश होती है। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि इस देश में अगर किसान से सरकार नहीं खरीदेगी और किसान को अगर सही कीमत नहीं मिलेगी, तो आप बात समझ सकते हैं कि वो पूरा का पूरा हमारे देश की खेती वो चला जाए अदानी अंबानी के हाथ में। वो बेचेंगे कहीं भी, दुनिया के कहीं भी जाकर के कुछ भी बेचेंगे। उनके पास ये अधिकार भी मिल रहा था, कानून में ये भी बात हो रही थी कि वो जमा करके रखेंगे, वो जमा करके रखेंगे, जमाखोरी करेंगे और बाद में सस्ता खरीदेंगे किसानों से और महंगा बेचेंगे अपना मुनाफा कमाने के लिए। लेकिन अगर सरकार किसानों से समय पर सही कीमत पर अगर खरीदती है, और तब जो जन वितरण प्रणाली है, हमारी मांग है कि जन वितरण प्रणाली देश में सबके लिए, तमाम गरीबों के लिए हो। और उसमें भी जो आप जो बात करते हैं कि हम बस थोड़ा सा चावल देंगे, थोड़ा सा गेहूं देंगे, कुछ और नहीं देंगे, नहीं। जन वितरण प्रणाली के जरिए भोजन के अधिकार का गारंटी, भोजन की पूरे संपूर्ण अधिकार की गारंटी, हमें जो भी चाहिए खाने पीने के लिए वो सब कुछ, उसमें आप चावल दाल से लेकर, उसमें गेहूं से लेकर के, दाल से लेकर के, खाने का तेल से लेकर के हर चीज की गारंटी करो। तो हमें लगता है कि दोनों मांगे हमारे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसान को सही कीमत मिले, किसान से सरकार खरीदे, और सरकार के पास जो बजट है, बजट की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि जो पैसे हैं हमसे जो लिया जा रहा है, अभी सरकार ने जीएसटी लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। पहली बार अंग्रेजों के बाद इस देश में कोई आजाद हिंदुस्तान में ऐसी सरकार आई जो खाने पीने के सामान पर, गरीबों के भोजन पर, खाने पीने के सामान पर, दूध पर, दही पर, हमारे चावल पर, आटा पर उन्होंने जीएसटी लगा दिया। तो पैसे तो हमारे थाली से, हमारे जेब से आप निकाल के ले जा रहे हो। फर्क तो ये है, जरूरत इस बात की है कि हमसे जो पैसे लेते हो वो हमारे लिए खर्च करो। इन पैसों को, हमसे जो पैसा लेकर के तुम अदानी अंबानी का जेब, उनका तिजोरी भर रहे हो, इसको बंद करो और हमारे पैसे हमारे लिए खर्च करो। तो इस देश में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, इस देश में पैसों की कमी नहीं है। तो अगर ये दोनों एक साथ साथ हो, और इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सम्मेलन की तैयारी से पहले हमारे किसान साथियों ने जो यात्रा निकाली, एमएसपी और खाद्य सुरक्षा, ये दोनों को जोड़ करके, जो हमारे लिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं,
हमारे लिए इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। ये लड़ाई किसानों की है, ये लड़ाई गरीबों की है, सबकी है, सबके भलाई के लिए ये लड़ाई है। तो इस लड़ाई को हम समझते हैं कि आज इस पूरे जन सम्मेलन से आप लोग एक बहुत संकल्प के साथ अगर जाएंगे और आने वाले दिन में बिहार में लोग कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव आया है, बदलाव जरूर आया है, सरकार बदली है, मैं उस पर भी कुछ बातें रखूंगा, लेकिन जो बदलाव जो आया इसके पीछे भी बिहार का जन आंदोलन है, बिहार की जनता है, बिहार की धरती है। और इस बदलाव जो आया, इस बदलाव को अगर दिल्ली तक अगर पहुंचाना है 2024 में, तो इसके लिए भी बिहार से जन आंदोलन और बिहार की धरती से इस आंदोलन को हमें तेज करना होगा। तो हमने नीतीश जी से, सरकार बदली, हमने नीतीश जी से कुछ बातें की, हमने उनको कुछ सुझाव दिए। हमने कहा कि आपने जब 2005 के अंत में मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ आपने तो कहा था कि हम भूमि सुधार करेंगे, आयोग बना दिया था भूमि सुधार का, उस आयोग के साथ हम लोगों ने पूरा सहयोग किया। बिहार में कहां-कहां कितनी जमीन है जो गरीबों में बांटी जा सकती है, बांटी जानी चाहिए, उसका पूरा उनको पता लगा। और इसके बाद आयोग ने एक रिपोर्ट दी, लेकिन उस रिपोर्ट को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आपने कहा बाद में कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव, तो आज भाजपा का दबाव नहीं है, आज भाजपा के दबाव से मुक्त सरकार का गठन हुआ है। और इसीलिए हम कहेंगे वो जो भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट थी, वापस जाइए उस रिपोर्ट पे, उस रिपोर्ट को देखिए, और उस रिपोर्ट में जो गरीबों के बीच में जमीन बांटने की बात थी, उस रिपोर्ट में जो बटाईदारों के पंजीकरण, उनको हक देने की बात थी, इसको अब अमल में लाइए। दूसरी बात, हम लोगों ने नीतीश जी से ये कहा है कि आपने कुछ काम नहीं किया और कुछ काम जो करना नहीं चाहिए था वो कर डाला। आपने भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आपने शिक्षा सुधार आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आपने बिहार में सबसे पहले, अभी बीजेपी वाले कहते थे, नीतीश जी भी एक समय उन्होंने कहा कि जो 3 कृषि कानून है मोदी जी तो अब ला रहे हैं, हमने तो बिहार में 2006 में ही ला दिया। बिहार के कृषि बाजार समितियों को भंग करके, एपीएमसी को खत्म करके, बिहार में एक तरीके से पूरे मंडी व्यवस्था जो खरीद होती थी फसलों की, सरकारी खरीद, उसकी पूरी कमर तोड़ने का इन्होंने काम कर दिया। तो आज नीतीश जी से हमने फिर कहा कि ये जो काम आपने 2006 में किया था, आज पूरे बिहार की मांग है फसलों की सही कीमत बिहार के किसानों को मिले, सबसे कम सस्ते दर पर किसान से ले जाते हैं। बिहार की फसल जाकर के पंजाब की मंडियों में बिकती है, पंजाब के मंडियों में जाकर के बिकती है, वहां एमएसपी है, और बीच में पैसे की पूरी चोरी हो जाती है। किसान यहाँ परेशान है, वंचित है, और बीच वाले लोगों को वहां पंजाब में जाकर के उसके पैसे मिल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आज पंजाब के किसान नेता भी इसीलिए बिहार में आए हैं कि बिहार के किसानों को बिहार की धरती पर, बिहार के गांव पंचायतों में हमें फसल की सही कीमत मिले और उसके खरीदने की पूरी गारंटी हो, ये करना होगा। इस इलाके में आप सम्मेलन कर रहे हैं, सोन नहर का इलाका है और सूखा पड़ा हुआ है। सोन नहर का इलाका है, पूरे नहर प्रणाली चरमरा रही है, सिंचाई, हर खेत में पानी, हर किसान के लिए पानी की गारंटी। नीतीश जी ने कहा था कि कृषि रोड मैप, हमने फिर यह उनको याद दिलाई कि वो रोड मैप, वो तो मैप में ही रह गया, रोड पर नहीं आया, और रोड पर कहीं अगर आया भी तो खेत तक नहीं पहुंचा है। तो इसीलिए वो रोड मैप जो आपने कहा था, उसको किसान के खेत तक पहुंचाने के लिए जरूर करना होगा। और हमने कहा कि मंत्रिमंडल में हम लोग नहीं हैं, मंत्रिमंडल में हमें उसके लिए कोई उस भागाभागी में, उस दौर में हम नहीं हैं, लेकिन आपके हर एक अच्छे कदम के लिए आप अगर इन चीजों को लागू करते हैं तो भाजपा माले के लोग, हमारे किसान साथी, हमारे खेत मजदूर साथी, लाल झंडे के लोग आपको पुरजोर इस पर समर्थन देंगे और आपके इसको जमीन पर उतारने में काम करेंगे, मदद करेंगे। किसान आंदोलन ने हमें कुछ और भी सिखाया था। हमें याद है कि मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए, और ये वो दंगा ही था जिस दंगे ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया, एक बार नहीं अब 2 बार, और जिस दंगे ने नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था।
हमने देखा, लेकिन जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, इस वक्त मुझे वो किसान नेता याद आ रहे हैं, कॉमरेड जौला, जो महेंद्र सिंह टिकायत के सहयोद्धा थे। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद कई बार जाकर हम लोगों ने उनसे मिला और कुछ राहत की भी हम लोगों ने कोशिश की, अभियान चलाया। और हमने देखा कि जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, उन्होंने फिर एक बार किसानों को याद दिलाई कि ये जो हम लोगों ने गलती की थी, हिंदू मुस्लिम में हम बंटे थे, ये हमसे बड़ी चूक हुई, बड़ी गलती हुई। और इसी बड़ी गलती के कारण आज पूरे देश में हमारे ऊपर ही थोपा जा रहा है। और तब हमने देखा कि मुजफ्फरनगर, शामली के बागपत के इलाके में किसानों ने नारा दिया कि जिन्ना नहीं गन्ना मुद्दा है। जब गन्ना किसानों ने इस बात को पकड़ लिया कि ये जिन्ना हमारे लिए मुद्दा नहीं है, और वैसे भी जो लोग ये कहते हैं कि जिन्ना जिम्मेदार थे हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए आजादी के दौर में, वो इतिहास में हमें सच नहीं बताते हैं। क्योंकि जिन्ना से वर्षों पहले हिंदुस्तान में ये गलत सिद्धांत देने वाला कि हिंदू अलग राष्ट्र है और मुस्लिम अलग राष्ट्र है, ये और कोई नहीं थे, वो सज्जन थे जिनको आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के एक नंबर के स्वतंत्रता सेनानी बताना चाहते हैं। और हिंदुस्तान के लोग भगत सिंह के वारिस जानते हैं कि वो एक नंबर के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, एक नंबर के माफी भी थे सवरकर, जो माफी मांग करके अंडमान के जेल से बाहर निकले थे। और माफी मांगना भी मेरे हिसाब से वो इतनी बड़ी गलती नहीं है। कुछ लोग कमजोर हो सकते हैं, हर लोगों में पूरा साहस नहीं होता है। अगर कोई माफी मांग लिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा उन्होंने जो जुर्म किया कि सबसे पहले हिंदुस्तान में ये गलत सिद्धांत उन्होंने थोपा कि हिंदू अलग है और मुस्लिम अलग है। जहां सदियों से एक साथ रह रहे हैं, सदियों से एक साथ रह करके इस देश को बना रहे हैं, इस देश की तहजीब को बढ़ा रहे हैं, इस देश में संघर्ष कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके, उस देश में खड़े होकर के अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आपस में लड़ाने की बात करते हैं और कहते हैं कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों अलग अलग राष्ट्र है, तो ये देश के साथ गद्दारी है। ये हिंदुस्तान के पूरे आवाम के साथ उनके खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म था, वो सवरकर ने किया। किसान आंदोलन ने इस गलती को महसूस किया था और इसीलिए किसान आंदोलन से फिर कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े आंदोलन के बाद फिर से तो जोगी जी की सरकार बन गई है। हम लोग जानते हैं बन गई, कैसे बनी वो भी मालूम है, और हम लोग और क्या करना चाहिए भी मालूम है। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए, एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि किसान आंदोलन के अंदर इतनी ताकत कम से कम थी कि वो 3 कानूनों को उसने वापस कराया और उस मुजफ्फरनगर, शामली और उस पूरे बागपत के इलाके में वो सारे दंगाइयों को चुनाव में हराने का भी काम किया है। ये पूरे उत्तर प्रदेश का पूरा सच है। मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं कि आज आप विक्रमगंज में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देश भर से किसान नेता आए हैं। अभी पत्रकारों से बात हो रही थी डेयरी में यहाँ आने से पहले, पत्रकारों ने कहा कि दीपंकर जी आप लोग भी जमा हो रहे हैं। एक और सज्जन भी आज बिहार आए हुए हैं और पूर्णिया में सभा करने वाले हैं, सीमांचल के दौरे पर आए हैं। आप शायद मेरा इशारा समझ गए हैं। अमित शाह, हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी, आजकल ये नड्डा साहब और अमित शाह जी 2 बात खूब कर रहे हैं। जेपी नड्डा आए थे 30-31 जुलाई को पटना में और उन्होंने आकर के कहा कि भारत में अब एक ही पार्टी रह जाएगी, किसी और पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय वामपंथ को तो मानते ही नहीं है, तो समझते हैं कि वामपंथियों का कोई इस देश में आवश्यकता नहीं है, एक नंबर के दुश्मन है हमारे लिए। क्षेत्रीय दलों के लिए भी समय समाप्त हो गया, एक पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी। और अमित शाह जी कहते हैं 14 के चुनाव जीतने के बाद कि हम महज 5 साल सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो आए हैं 50 साल हिंदुस्तान में राज करने। ये 50 साल राज करने का ये जो घोषणाएं करते हैं, क्या किसी लोकतंत्र में ऐसी बात हो सकती है? लोकतंत्र में चुनाव होता है, लोकतंत्र में चुनाव होता है, पार्टियां रहती है, कभी गठबंधन बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं, कभी कोई चुनाव जीतता है, कोई चुनाव हारता है, हार जीत लगी रहती है, सरकार बनती है। जो सरकार भी बने, अगर जनता से आपने जो वादा किया आपको निभाना है, हिसाब देना है, जवाब देना है और जनादेश लेना है। लेकिन ये बात एक पार्टी रह जाएगी,
50 साल राज करेंगे। ये तो अंग्रेज वाली बात हो गई। जो अंग्रेज कहा करते थे कि अंग्रेजों के साम्राज्य में सूरज डूबता नहीं, लेकिन ये हिंदुस्तान है भगत सिंह का, ये हिंदुस्तान है अंबेडकर का, ये हिंदुस्तान है कॉमरेड विनोद मिश्रा का, कॉमरेड चारू मजुमदार का, जिस हिंदुस्तान में ये दिखा दिया कि तुम्हारे साम्राज्य में सूरज तो इस तरह से डूब गया है कि दोबारा कहीं सूरज उगेगा नहीं, तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो गया। तो इसलिए ये जो अहंकार आज आए हैं, पता नहीं क्या बोल के जाएंगे। जब से सत्ता से बेदखल हुए हैं, बाहर हुए हैं, अभी बेगूसराय में दनादन दिन दहाड़े गोली चली, सड़क पे गोली चलाते हुए 30 किलोमीटर कोई मारते हुए चला जा रहा है। पता नहीं ये कौन सी साजिश है, क्या आतंक है, कितना बौखलाहट है, और बौखलाहट में क्या क्या करेंगे ये लोग नहीं पता। लेकिन हमने कहा कि हमें तो इतिहास से सीखना चाहिए। बिहार में हमारी मांग है, हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बिहार नीतीश जी ने कहा, हम लोगों ने भी कहा, पूरे बिहार महसूस करता है पिछड़ा राज्य है। हिंदुस्तान के जितने पिछड़े प्रदेश हैं, हमें विशेष मदद चाहिए, विशेष अधिकार चाहिए। लेकिन हम अगर बिहार में विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं, तब हमें भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है। हिंदुस्तान के संविधान ने एक राज्य को एक विशेष अधिकार दिया था, एक विशेष राज्य था। उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। जिस जम्मू कश्मीर को आजादी के बाद जिस समय उसका एकीकरण हुआ हिंदुस्तान के साथ, उससे समझौता हुआ और धारा 370 उस संविधान में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर के लिए संवैधानिक एक अधिकार था। और ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वो सरकार है, दोबारा जब चुनाव जीत करके 19 में आए तो इन्होंने 370 को समाप्त किया। जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था संवैधानिक अधिकार के साथ, उनसे राज्य का दर्जा ही छीन लिया। और राज्य का दर्जा छीन करके पहली बार हिंदुस्तान में हुआ। पहले केंद्र शासित इलाके को राज्य में प्रमोशन मिलता था। गोवा केंद्र शासित एक इलाका था, उसको राज्य में प्रमोट किया गया। पहली बार हिंदुस्तान में हुआ कि एक राज्य को 2 केंद्र शासित इलाके में तब्दील कर दिया गया। इसीलिए जब जब अमित शाह कहीं आते हैं, अमित शाह बंगाल में आते हैं और बिहार में आते हैं, और बिहार बंगाल के लोगों के मन में डर रहता है, कहीं हमारे साथ ये जम्मू कश्मीर जैसे करने के लिए तो नहीं आया हुआ है, कहीं हमारे राज्य का भी दर्जा छीन करके यहाँ भी कुछ केंद्र शासित इलाके बना करके और यहाँ नफरत के बीज बो करके दंगे फसाद कराने के लिए तो नहीं आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो आशंका है लोगों के मन में, पत्रकार भी पूछ रहे थे, ये आशंका निराधार नहीं है। लेकिन किसी आशंका का एक ही जवाब है, हर किसी आशंका का जवाब है कि जनता अगर पूरे गोलबंद हो और हम अगर संकल्प ले ले कि किसी को हम ये मौका नहीं देंगे कि इस बिहार के अंदर और देश के अंदर किसानों ने जिस एकता का निर्माण किया, उस एकता को हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। अगर हम संकल्प ले लेते हैं तो ये दंगाइयों का एक जवाब, हम समझते हैं कि दंगाइयों का एक जवाब ये किसानों का इंकलाब, ये किसानों की एकता, मजदूरों की एकता ये है। एक आखिरी बात कह करके मैं खत्म करूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब किसान आंदोलन हमने देखा कि हमारे नौजवान सड़क पर आए अग्निपथ स्कीम के खिलाफ। अचानक ये अग्निपथ स्कीम आई और कहा गया नौजवानों से कि तुम अगर सेना में भर्ती होकर के पक्की नौकरी पाने का सपना देख रहे हो, तुम अगर ये सोच रहे हो कि सड़क पर अगर मैं लड़ूंगा देश की रक्षा करने के लिए और उसमें अगर मेरे साथ कुछ अगर हो भी गया तो कोई चिंता नहीं है, मेरे परिवार को पेंशन मिलेगा, मेरे घर के लोगों को पूरा सम्मान मिलेगा, अगर आप ये सोच रहे हो तो सरकार ने कह दिया कि भूल जाओ ये सब, ये भूल जाओ। सेना में भी ठेके पर काम करना होगा, सेना में 4 साल के लिए। 21 साल में अगर सेना में ज्वाइन करोगे, 18 साल में अगर ज्वाइन करोगे तो 22 साल में सेना से रिटायर होकर के घर आ जाओगे। तो जब हमारे नौजवान तब सड़क पर आए कि हमें ये हमारे साथ तो धोखा हो रहा है, मैंने देखा कि हमारे किसान साथियों ने कहा ये नौजवान जो सेना में जाते हैं ये किसान के बेटे हैं, वर्दीधारी किसान हैं। जो रुल्दू जी ने अभी कहा कि सेना नहीं हमला करेगी, वो भरोसा क्या है? वो भरोसा ये नहीं, भरोसा है कि सेना में
जो जवान है वो हमारे किसान के बेटे हैं, किसान के भाई है। इसीलिए भरोसा है कि पुलिस में बीएसएफ में, पैरामिलिट्री में, सीआरपीएफ में जो भी हमारे नौजवान लोग काम कर रहे हैं वो किसान परिवार के बेटे हैं। इसलिए किसानों को अपने भाइयों पर, पुलिस पर, सेना पर भरोसा नहीं है, अपने भाइयों पर, अपने बेटों पर भरोसा है कि अगर पुलिस में भी रहेंगे और सेना में भी रहेंगे तो निश्चित तौर पर अपने भाई और बाप पर गोली चलाने का काम ये नहीं करेंगे, जैसा कि बहुत बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में। तो इसलिए जब ये अग्निपथ के खिलाफ नौजवान साथ में आए, किसान आंदोलन ने समर्थन दिया, बहुत अच्छी बात है। हम सब कहेंगे कि किसान आंदोलन किसानों के लिए सोचे। किसान आंदोलन आज जिस तरह से पूरे देश के लिए सोच रहा है, गरीबों के लिए सोच रहा है, मजदूरों के लिए सोच रहा है, नौजवानों के लिए सोच रहा है, महिलाओं के लिए भी सोचे, महिलाओं के बारे में भी सोचे, और तब पूरे देश में एक व्यापक लोकतंत्र की पूरी लड़ाई हो। देश को बेचा जा रहा है अदानी अंबानी के हाथों। हमारे रेलवे के साथी आए हैं। रेलवे एक नंबर इस देश में एम्प्लॉयर था, दूसरे नंबर का एम्प्लॉयर भारत की सेना। जहां पक्की नौकरी मिलती थी, जहां लोगों को क्वार्टर मिलता था, पेंशन मिलता था, और बीमार होने पर, उनके घर वाले भी बीमार पड़ने पर सबके इलाज की गारंटी होती थी, वो सब खत्म करके सबको सड़क पे लाने की पूरी कोशिश हो रही है। जहां सिर्फ और सिर्फ इस देश में बड़े अमीर लोग जो हैं, बड़े घराने के जो लोग हैं, वही रहेंगे, राज करेंगे, और सारे गरीब इस देश में वंचित हो जाएंगे। इसीलिए ये लड़ाई जो किसानों ने शुरू की है, इस लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है। हम सब लोग मिलकर के बढ़ाएंगे। आप आए हैं इस सम्मेलन में, और विक्रमगंज में मेधा जी ने अभी कहा कि बड़ा अच्छा हुआ कि पटना के तामझाम से बाहर, थोड़ा बाहर आकर के आप लोगों ने ये सम्मेलन किया है। तो सम्मेलन एक मेरे ख्याल से शायद पहली बार, मुझे नहीं मालूम, अगर मैं गलत हूं तो लोग बता देंगे, कि शायद रोहतास जिले की धरती पर ये धान का कटोरा वो इलाका है जो इलाका आप धीरे धीरे बर्बाद किया जा रहा है। कल कारखाने तो बर्बाद हो ही गए, डालमिया नगर को खत्म कर दिया, लेकिन ये पूरे सोन के किनारे खेती को भी बर्बाद करने की साजिश है। तो ऐसे एक इलाके में, ऐसे समय में ये राष्ट्रीय सम्मेलन शायद पहली बार हो रहा है। और आज आजादी के आंदोलन के 75 साल के मौके पर हम अपने देश के महान किसान नेताओं को याद करते हैं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। स्वामी स्वराजानंद सरस्वती, जदुनंदन शर्मा से लेकर के जमींदारी उन्मूलन के दौर में जिन लोगों ने संघर्ष किया और जमींदारी को खत्म किया, आज कॉर्पोरेट जागीरदारी के दौर में भी कॉर्पोरेट की जो जागीरदारी है, जो समझ रहे हैं अंबानी अदानी कि हमारी जागीर है, जागीरदारी है, तो नए जागीरदारी के खिलाफ भी, कॉर्पोरेट सरमाएदारों की जागीरदारी के खिलाफ भी आप उसी तरह से बिल्कुल लड़ेंगे और पूरे देश को एक दूसरी आजादी की ओर आप ले चलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे हम आमंत्रित किया और सुना, आप सबों का बहुत बहुत आभार। और पूरे देश भर के आए हुए किसान नेताओं को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ये भाकपा माले, हमारी जो भी ताकत है, लाल झंडे की जो भी ताकत है, बिहार के विधानसभा में हमारे 12 विधायक, हमारे अन्य वाम दलों के भी और 4 विधायक, 16 विधायक हैं। पूरे देश भर में हमारे जो भी ताकत है, ये आपके लिए समर्पित ताकत है। किसान आंदोलन के लिए, मजदूर आंदोलन के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए समर्पित ताकत है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, साथ साथ मिलकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।